दार्जिलिङको हाम्रा वर्तमान लोकसभा सांसद श्री राजु विष्टलाई नै पार्टीले टिकट दिइसकेपछि सम्पूर्ण जनमानसमा र पार्टी पक्षमा एकदमै हर्ष उल्लासको माहौल छ। तपाईँहरू देखिराख्नु सक्नुभएको छ कि हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ माननीय हाम्रा अब आगामी चुनावको उम्मेदवार श्रीमान राजु विष्टज्यूलाई स्वागत जनाउन सम्पूर्ण जन भेला उपस्थित भएको छ र हामीलाई आशा छ जुन प्रकारले जनताले पहाडदेखि लिएर तराईसम्मको जनताले भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू अनि हाम्रा क्षेत्रका लोकसभा सांसद श्रीमान राजु विष्टज्यूमाथि जुन प्रकारको स्नेह देखाएका छन् त्यो अति नै सराहनीय छ। त्यसलाई हामी पार्टीले पनि पार्टी पक्षबाट पनि आत्मसात गर्छौँ र यो पालि पनि यसचोटि पनि विपुल मतले हाम्रो सांसदले तृणमूलको उम्मेदवारलाई पछार्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। पार्टीले अब गएर सरसल्लाह गर्छ। भर्खर हाम्रो उम्मेदवार राजु विष्टजी दोस्रो पटक राजु विष्ट दार्जिलिङ सिटको निम्ति चयन भएकोमा आज जस्तो प्रकारले भव्य स्वागत जनाइरहेको छ भाजपाले, यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कि आज यो विजय जुलुस हो क्या तपाईँहरू, विजय जुलुस जस्तो भइरहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रेसले अब यो किन कुरा बगाइरहनु, जनताको जुन प्रकारको स्नेह छ, जुन प्रकारले अघिको दिनमा श्रीमान राजु विष्टजीले यहाँ प्रत्येक क्षेत्रको जनताको निम्ति चाहे पहाडको लागि होस् चाहे तराईको लागि होस् गरिब दुःखी ढुक्का जम्मैका लागि बोलिदिनु भएको छ र काम गरिदिनु भएको छ। त्यही विश्वास हो। प्रथमचोटि हो दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रमा एउटै सांसदले दुईपल्ट पाएको एउटा ऐतिहासिक घटना योपालि भएको छ। किनभने सांसद राजु विष्टले सराहनीय काम गरेको छ, समर्पित भावले जनताको निम्ति काम गरिदिएको छ। योपालि पनि विपुलभन्दा विपुल मतले सांसद विष्टले चुनेर आउँछ। राजु विष्टको नाम नहुन्छ जुन चाहिँ अन्डलता थियो है, आज नाम डिक्लेयर भएपछि अब तपाईँहरूलाई कस्तो च्यालेन्ज छ चुनाव जित्नुको निम्ति? चुनौती छैन। यो जबसम्म नाम घोषणा भएको थिएन तबसम्म चाहिँ विभिन्न प्रकारका हाम्रा प्रतिपक्षीहरूले हाम्रा विपक्षीहरूले भ्रम फैलाउने झुटो प्रचार गरिरहने कुरा गरेको जबकि हामीले भन्दै थियौँ पार्टीले एउटा डिसिसन लिन्छ, पार्टीले क्याडरहरूको पनि हुन्छ, जनताले कसलाई रोज्छ उही क्यान्डिडेटलाई उही उम्मेदवारलाई उही व्यक्तिलाई चुन्नेछ भनेर हामीले अगावै घोषणा गरिसकेका थियौँ। बहुत कोसिस गऱ्यौँ राजु विष्टको उम्मेदवारिता खारिज गर्न, थुप्रो षड्यन्त्र भयो। राजु विष्ट जनताको उम्मेदवार हो। च्यालेन्ज त एउटै छ, योपालि भोट जित्नु होइन मान्छेको मन जित्नु, 100% मान्छेको मन जित्नु। पहली बार में पैर रखे इधर मतलब कितना उम्मीद है जीतने का? आपका प्रश्न ही उल्टा पुल्टा है, पहली बार बोल रहे हो। एनीवे, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ दार्जिलिंग सिलीगुड़ी मेरा एक बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में 5 साल मुझे सेवा करने का अवसर मिला। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। एक बार पुनः इस परिवार की सेवा करने के लिए मुझे वो अवसर मिला है।
सबसे पहले तो मैं इस अवसर प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का आभारी हूँ। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आभारी हूँ। आदरणीय BL संतोष और समस्त राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी के नेतृत्वगण का आभारी हूँ। और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में हमारे पार्टी के सभापति आदरणीय सुकांतो मजूमदार दा, हमारे LOP और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, आशा लाकड़े जी, अमित मालवीय जी और हमारे पूरे प्रदेश के महासचिव संगठन अमिताभ दा जी और बाकी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जिला के हमारे जिला अध्यक्ष, दोनों जिला के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता का मैं आभारी हूँ कि मुझे ये इस परिवार की सेवा करने का फिर से अवसर मिला। पिछले 5 साल में मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है और मैं हमेशा छाती ठोक के ये बात कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ में और तेज़ी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए वो एक बड़ी समस्या है। और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बंगला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे। और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में। और सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँगा। अब इस बार पहाड़ में सोच स्पष्ट है। स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं, उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। या तो इसको बहुत अपनी भाषा में जो गोरखा हमारे कुछ नेता है वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, फिर TMC की भाषा बोलते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुंच चुके हैं। अब मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं जो हमारी समस्याओं का समाधान है वो DM के पास नहीं हो सकता, वो GTA नहीं कर सकता, वो स्टेट नहीं कर सकता, केवल और केवल भारत का संविधान कर सकता है। विष्णु प्रसाद शर्मा जी पहली बात, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है, वो लड़े, मेरी शुभकामनाएं। बट ही इज अ MLA फ्रॉम BJP। मैं वो आ रहा हूँ, मेरी उनको शुभकामनाएं। कोई भी चुनाव लड़ना, ऐसा MLA भी MP का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि नहीं लड़ सकता? वो लड़ सकता है, लेकिन
केवल चुनाव लड़ने के लिए और केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप जो है जानबूझ करके ऐसे मुद्दों के बारे में आप बयान देते हो जो कल तक आप नहीं देते थे, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। वो कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो सीधा कहना मुझे चुनाव MP का चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके लिए बहाने बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। और साफ दिखता है कि बहाने बनाए जा रहे हैं। भीतरी और बाहरी की ये परिभाषा गढ़ी जा रही है। और जो है मतलब भूमिपुत्र और नॉन भूमिपुत्र, अब ये कौन तय करेगा? कोई एक नेता या एक व्यक्ति तय करेगा कि भूमिपुत्र क्या होता है और बाहरी पुत्र क्या होता है? भारत के संविधान ने जब ये अधिकार दिया है तो अगर उस संविधान के विरुद्ध कोई बयान देता है यानी वो संविधान को नहीं मानता, वो भारत के कानून को नहीं मानता। मैं 5 साल यहाँ रहा और कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जन्म दार्जिलिंग में नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनता के बीच रहा। मेरा भूमिपुत्र की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। जो जनता के दुख में सुख में 24 घंटे उसके साथ खड़ा रहे, उनके मुद्दों के साथ रहे, वो भूमिपुत्र है। अगर विशेष उस व्यक्ति की आप करते हो बात, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर तो करसोग की जनता भी भूमिपुत्र चाहती होगी MLA के लिए, तो आपको तो फिर भूमिपुत्र होने के नाते सिलीगुड़ी से चुनाव लड़ना चाहिए, फिर करसोग से क्यों? फिर हर बूथ का नेता भी यही चाहेगा उसका भी भूमिपुत्र होना चाहिए। मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। अगर किसी के मन में लड्डू फूट रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़े ना। मैं तो सीधा उनको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बहाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादा, लास्ट बार लगभग 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन में आप जीते थे। इस बार पहाड़ का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, GNLF BJP के साथ है, अनित जी TMC के साथ है, बिनोन एंड एडवर्ड कांग्रेस के साथ है, तो पहाड़ का जो वोट है तीनों हिस्सों में बांटेगा। सेम स्थिति 2021 में थी। दार्जिलिंग के 5 सीट हम जीते, सेम थी जो आप बोल रहे हो, लेकिन 5 सीट हम जीते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारी गठबंधन के जो साथी थी अभी तक सारे साथ में हैं। कुछ लोगों की बैठकें कल परसों है, उसके बाद वो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे वो उनका निर्णय है, वो तय करेंगे। बाकी सबके साथ मैं अभी संपर्क में हूँ, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और नेतृत्व के ऊपर विश्वास करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से समर्थन देगा। क्या इस और अगर मान लीजिए वो नहीं देता है, किसी और का समर्थन करता है, तो भी मुझे लगता है ये वो स्वतंत्र है और हर पार्टी अपना अपना सहयोगी दल चुन सकती है। लेकिन मेरा तो सीधा आरोप TMC से है। ये मेरा चुनाव अनित थापा से या किसी XYZ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनाम TMC है और बंगाल में सुशासन लाने का लिए ये चुनाव है। और जो TMC के नेता के रूप में उम्मीदवार बन करके हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको काफ़ी अनुभव भी है। मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना इस सिंबल में अभी भी मुझे गोरखा जो शहीद हुए उनके खून के धब्बे मुझे आज भी दिखाई देते हैं। TMC को वोट देने का अर्थ है लोगों को शहीद करना। TMC को वोट देने का अर्थ है और संदेश खाली पैदा करना। TMC और ममता दीदी को सिंबल में वोट देने का अर्थ है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। TMC को वोट देने का अर्थ है अपनी बहन बेटियों के साथ जो लगातार बलात्कार और अन्य अत्याचार हो रहा है उसको बढ़ावा देना। TMC को वोट देने का अर्थ है युवाओं को बेरोजगार करना। TMC को वोट देने का अर्थ है सिस्टम की ऐसी तैसी करना। TMC को वोट देने का अर्थ है भारत के संविधान के और भारत के कानून को नहीं मानना। ये मतलब है TMC को वोट देना। मुझे लगता है हमारी जनता बहुत समझदार है।